नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। आज बुलेटिन में बात होगी सरकार और अन्नदाताओं के बीच हुई बैठक की, अर्थव्यवस्था सुधार में अन्नदाताओं के योगदान की। बताएंगे कि प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी को क्यों नहीं मिला निमंत्रण। जानेंगे कि राजस्थान में क्यों तेज हो सकती है सियासी हलचल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे दल बदलुओं के चुनाव लड़ने पर क्यों लग सकती है रोक। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय लोकतंत्र को बताया सबसे बेहतर। कहा, सत्ता का हस्तांतरण हमारे लोकतंत्र का विशेष गुण। देश में 17 आम चुनाव और 300 से अधिक विधानसभा चुनावों के बाद आसानी से हुआ सत्ता का हस्तांतरण। पुडुचेरी में एक बार फिर उठी किरण बेदी को उपराज्यपाल पद से हटाने की मांग। सीएम नारायणसामी भी प्रदर्शन में शामिल। उपराज्यपाल पर चुनी हुई सरकार के कामकाज में अड़चन डालने का लगाया आरोप। 27 जनवरी से शुरू होगा पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा सत्र में जीएसटी और कृषि कानून पर चर्चा करा सकती है सरकार। सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में 338 रनों पर समाप्त हुई ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी। स्टीव स्मिथ ने बनाया शतक। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने लिए 4 विकेट। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर बनाए 96 रन। और ऐतिहासिक ऊंचाई पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 689 अंकों की बढ़त के साथ 48,783 पर हुआ बंद। निफ्टी 210 अंकों की बढ़त के साथ 14,347 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि कानून को लेकर फंसे पेच को सुलझाने के लिए आज एक बार फिर अन्नदाताओं की सरकार के साथ बैठक हुई। बैठक से पहले अटकलें लग रही थी कि सरकार की ओर से अन्नदाताओं के सामने नए प्रस्ताव रखे जाएंगे। कानून को कुछ समय लागू करने से रोका जा सकता है, या फिर राज्यों को फैसला करने का अधिकार दिया जा सकता है कि वो चाहें तो इन कानूनों को लागू करें या पुरानी व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन बैठक में सरकार ने साफ कर दिया कि कानून वापस नहीं होंगे। बाकी हर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। तो आज की बैठक में क्या कुछ रहा खास, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अन्नदाताओं के साथ बैठक शुरू होने से पहले ही संकेत मिलने लगे थे कि आज की बैठक में कोई समझौता नहीं होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बैठक में जाने से पहले ही कह चुके थे कि बिल वापस लेने का सवाल ही नहीं है। दूसरी ओर अन्नदाता अड़े थे कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और आज 9वें दौर की बैठक में भी दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। अन्नदाताओं और सरकार के बीच तल्खी का असर ये रहा कि आज की बैठक सिर्फ 3 घंटों में ही समाप्त हो गई। अन्नदाताओं ने आज लंच ब्रेक में खाना तक नहीं खाया, लेकिन सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने साफ कर दिया कि वो हर मुद्दे पर बात करेगी, लेकिन कृषि कानून की वापसी पर कोई बात नहीं होगी। दोनों ही पक्ष अड़े रहे, जिस कारण आज की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया। 15 जनवरी को एक बार फिर बैठक करने पर सहमति जरूर बन गई। आज की बैठक में सरकार की ओर से पुराने प्रस्ताव ही दोहराए गए थे। सरकार ने अन्नदाताओं के साथ कमेटी बनाने का प्रस्ताव फिर दिया, लेकिन अन्नदाताओं ने इसे खारिज कर दिया। बैठक के बाद अन्नदाता संगठन के नेता हनान मुल्ला ने कहा कि कृषि कानून अन्नदाता विरोधी है, सरकार को इसे वापस लेना होगा। 15 जनवरी की बैठक में हम फिर सरकार से बात करेंगे। इससे पहले 11 जनवरी को अन्नदाताओं के संगठनों की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इस बार सरकार ने संकेत दिए हैं कि अन्नदाताओं के साथ कृषि कानून के मुद्दे का समाधान निकालने के लिए किसी मध्यस्थ की मदद भी ली जा सकती है। इसके लिए पंजाब के नानकसर गुरुद्वारा के प्रमुख बाबा लखा की मदद लेने को भी सरकार तैयार है। बाबा लखा का पंजाब की सिख समाज पर जबरदस्त प्रभाव है और नरेंद्र तोमर लगातार उनके संपर्क में हैं। अन्नदाताओं के आंदोलन ने मोदी सरकार को तो मुश्किल में डाल रखा है, लेकिन देश को वो बड़ी राहत दे रहे हैं, क्योंकि इस बार देश के कृषि क्षेत्र में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। वैसे ये अनुमान तो पहले से ही लगाया जा रहा था कि स्वास्थ्य मुसीबत के बीच देश की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा सहारा कृषि क्षेत्र से ही मिलेगा। तो कृषि क्षेत्र को लेकर क्या है अनुमान, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस समय देश का अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर ठंड और बारिश के बीच अपने हक की आवाज उठाते हुए डटा हुआ है। ये वो समय है जब देश की अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट देखी जा रही है। तमाम अनुमान बता रहे हैं कि इस बार देश की अर्थव्यवस्था में 7.5% से ज्यादा गिरावट आने का अनुमान है। लेकिन इन सब के बीच जिस सेक्टर में तेजी से उम्मीद है वो है कृषि क्षेत्र से। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा हाल ही में जो आंकड़े जारी किए थे, उनमें बताया गया कि देश की अर्थव्यवस्था में 7.7% की गिरावट रहेगी, लेकिन कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी देखी जाएगी। NSO की रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र इस साल सबसे ज्यादा तेजी में रहने वाला क्षेत्र बनेगा। देश की अर्थव्यवस्था को इससे सबसे ज्यादा सहारा मिलेगा।
एनएसओ की रिपोर्ट में बताया गया कि वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि, वन और मत्स्य पालन का वास्तविक सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए में वृद्धि दर 3.4% रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में भी इसमें 4% की तेजी देखी गई थी। इससे पहले आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ किया था कि इस साल कृषि क्षेत्र ही देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देगा। आरबीआई ने भी कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.4% बताई थी। इस साल बाजार में सबसे ज्यादा डिमांड भी ग्रामीण क्षेत्र से ही आई थी। कृषि क्षेत्र जीडीपी को सहारा देता दिख रहा है, लेकिन अन्नदाता परेशान हैं। वो कृषि कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है और इसका असर धार्मिक कार्यक्रमों पर भी दिख रहा है। इस बार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी एसजीपीसी के द्वारा गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के लिए पीएम को आमंत्रण ही नहीं भेजा गया। इसे लेकर पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। तो क्यों नहीं दिया गया पीएम को आमंत्रण, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जब से किसानों ने नए कृषि कानून के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया है, तब से पीएम मोदी उन्हें मनाने में जुटे हैं। हर मंच और हर कार्यक्रम में वो किसानों का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि हर जगह उनका विरोध किया जा रहा है। पंजाब में सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर न बुलाने का फैसला किया है। अब इस मसले पर पंजाब की राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस की ओर से इस फैसले पर आपत्ति जताई गई है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि एसजीपीसी का जो भी कार्यक्रम होता है वो साझा होता है। गुरु तेग बहादुर जी भी पूरे देश के हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम में न बुलाने का फैसला सही नहीं है। जहां कांग्रेस फैसले का विरोध कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने इसे बिल्कुल सही करार दिया है। अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि गुरुद्वारा कमेटी एक संवैधानिक धार्मिक संस्था है जिसके बाकायदा चुनाव होते हैं। ऐसे में वो किसे बुलाना चाहती है, इस पर तमाम हालात को देखते हुए ही फैसला लिया जाता है और इस बार भी एसजीपीसी ने पूरे हालात को देखते हुए ये फैसला लिया होगा और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं है। दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को राजनीतिक ना बनाएं। ये एक धार्मिक संस्था की तरफ से लिया गया फैसला है जो कि एक स्वतंत्र संस्था है और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। अकाली दल की तरह ही आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले में गुरुद्वारा कमेटी के फैसले को सही बताया है। अब इस फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है, लेकिन ये बात साफ है कि कृषि कानूनों को लेकर ही पीएम मोदी का विरोध किया जा रहा है। अकाली दल एसजीपीसी द्वारा प्रकाश पर्व पर पीएम को न बुलाने का समर्थन कर रहा है, लेकिन 4 महीने पहले यही अकाली दल मोदी सरकार में शामिल था। राजनीति में 4 महीने में बहुत कुछ बदल जाता है, सरकारें भी बदल जाती हैं और कुछ ऐसा ही बिहार के जेडीयू विधायक भी दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि जल्दी ही हमारी सरकार जाने वाली है। तो जेडीयू विधायक क्यों कर रहे हैं अपनी ही पार्टी की सरकार जाने का दावा, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की सियासत में लगातार हलचल जारी है। पिछले दिनों जहां आरजेडी के नेता नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे रहे थे और नीतीश सरकार को गिराने की बात कर रहे थे, तो अब नीतीश कुमार के विधायक ने ही सरकार को गिरने की भविष्यवाणी कर दी है, जिसे लेकर बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि नीतीश कुमार की सरकार अगले 6 महीने के दौरान गिर जाएगी और फिर तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, जिसके बाद फिर से एक बार बिहार की सियासत गर्मा गई है। इससे पहले गोपाल मंडल का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वे अगले चुनाव में बीजेपी विधायक को हराने की योजना बना रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद जेडीयू ने गोपाल मंडल के बयान की निंदा की थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आरजेडी नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने भी कहा था कि नीतीश को गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार होंगे और बिहार में सीएम तेजस्वी यादव को बनाना चाहिए। जेडीयू विधायक अपनी ही सरकार 6 महीने में गिरने का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि बिहार की सरकार को कुछ नहीं होगा। यदि कोई सरकार गिरेगी तो वो राजस्थान की सरकार होगी। जी हां, राजस्थान का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ता दिख रहा है। जेपी नड्डा ने राजस्थान के सभी बड़े पार्टी नेताओं को दिल्ली बुला लिया है, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजस्थान में शायद कुछ बड़ा करने वाली है बीजेपी। देखिए ये रिपोर्ट।
राजस्थान में सियासी हलचल एक बार फिर बढ़ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राजस्थान बीजेपी के नेताओं को दिल्ली तलब किया है। नड्डा से मिलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ दिल्ली पहुंच गए हैं। लेकिन इन सब में सबसे अहम बात यह है कि इस बैठक में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं बुलाया गया है। तो दूसरी तरफ अचानक से जेपी नड्डा के इन नेताओं के बुलाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछली बार जब ये लोग मिलने गए थे तब राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संकट शुरू हुआ था, लेकिन अब दोबारा राजस्थान से बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाने पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा के साथ इस मीटिंग के बाद राजस्थान सरकार को गिराकर बीजेपी प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव कर सकती है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि ये सामान्य बैठक है और राजस्थान में विधानसभा के 3 उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा निकायों के चुनाव होने हैं। इसकी तैयारियों के सिलसिले में ये बैठक बुलाई गई है। मगर इस बैठक में वसुंधरा राजे को नहीं बुलाने से ये संदेश साफ हो गया है कि राजस्थान बीजेपी की राजनीति में अब वसुंधरा राजे के दिन लद गए हैं। बता दें कि पिछले साल जुलाई में जब राजस्थान के बीजेपी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था तो उस समय राजस्थान कांग्रेस में अफरा तफरी मच गई थी। सचिन पायलट ने अपने 1.5 दर्जन समर्थक विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बागी रुख अपना लिया था। इसके चलते 14 जुलाई को कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को बर्खास्त भी कर दिया था। गांधी परिवार के हस्तक्षेप के बाद सचिन पायलट माने, जिसके बाद राजस्थान का सियासी संकट टला था। दिल्ली में राजस्थान के बीजेपी नेताओं के जुटने की खबर से कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। ऐसे चिंता तो कांग्रेस की महाराष्ट्र को लेकर भी बढ़ी हुई है। यहां वो सरकार में तो है, लेकिन अपने सहयोगी के साथ उनके तेवर तल्ख बने हुए हैं। शिवसेना की कांग्रेस नेताओं के प्रति टिप्पणियों के बाद अब कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तो क्या कहा है कांग्रेस ने, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। राज्य में चल रही कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन सरकार में टकराव साफ साफ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर शिवसेना और कांग्रेस के बीच की तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। शिवसेना कभी यूपीए को एनजीओ बताते हुए शरद पवार को गठबंधन का अध्यक्ष बनाने की वकालत करती है, तो कभी औरंगाबाद के नाम बदलने को लेकर जिद पर अड़ जाती है, जिसके बाद से ही कांग्रेस और शिवसेना के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव का चुनाव 2022 में होना है। बीएमसी में शिवसेना काफी मजबूत मानी जाती है। कांग्रेस का भी यह अच्छा खासा आधार है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना के बीच चल रही तल्खियों के बीच अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी। इससे पहले कांग्रेस बीएमसी चुनावों को लेकर एनसीपी के साथ गठबंधन करती रही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार में एनसीपी का झुकाव इस समय कांग्रेस की तरफ न होकर शिवसेना की ओर दिखाई दे रहा है। मुंबई कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई जगपात ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस बीएमसी के चुनाव में सभी 227 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है और वो अकेले चुनावी किस्मत आजमाएगी। कांग्रेस के ऐलान से गठबंधन में हलचल दिख रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात दल बदलुओं के चुनाव लड़ने पर रोक की। दल बदल करने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। इस संबंध में कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में दोनों से जवाब मांगा है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का खेल तो आम बात है, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद भी विधायक या सांसदों की निष्ठाएं बदल जाएं और वो दल बदल करें तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो। केंद्र सरकार ने दल बदल को लेकर कानून तो बनाया, लेकिन इस कानून को निष्प्रभावी करने के लिए सांसद और विधायक इस्तीफा देकर पाला बदलने जैसे काम करने लगे हैं। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में देखा जा सकता है, जहां दल बदल के खेल से सरकार चली गई और विपक्ष में बैठी पार्टी सत्ता में आ गई। लेकिन अब इन सभी घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। अदालत ने दोनों से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। ये याचिका कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से दायर की गई याचिका में 10वीं सूची के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों को सदन के कार्यकाल के दौरान उसी सदन के लिए चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई है। जया ठाकुर ने अपनी याचिका में हाल ही में हुई सियासी घटनाओं का जिक्र किया है, जिसमें विधानसभा के सदस्य इस्तीफा दे देते हैं और सरकार गिर जाती है, जिसके बाद वो दोबारा विरोधी पार्टी की बनाई सरकार के साथ मंत्रियों के रूप में शामिल हो जाते हैं।
याचिकाकर्ता ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की सियासी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि एक विधायक भी जो स्वेच्छा से इस्तीफा देता है वो दल बदल कानून के दायरे में आता है और उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अनुसूची में साफ है कि सांसद या विधायक बनने की अयोग्यता निश्चित सदन के पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल तक जारी रहती है, जिसे लेकर याचिका में मांग की गई है कि ऐसे नेताओं पर चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।